हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ निर्मल गुप्ता। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज हम सीटेट पर्पज़ से 7th क्लास की हिस्ट्री की बुक का चैप्टर 4 मुग़ल साम्राज्य डिस्कस करेंगे और इसके हम सभी इम्पोर्टेंट लाइंस को डिस्कस करेंगे। और फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक बात कहना चाहूँगी कि जिन्होंने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन को टच करें ताकि आपको आने वाले सभी वीडियोस का अलर्ट टाइम टू टाइम मिलता रहे। सो लेट्स स्टार्ट चैप्टर 4 मुग़ल साम्राज्य। फ्रेंड्स, हम सभी को पता है कि जो मुग़ल साम्राज्य था इसकी जड़ कितनी मजबूत थी और इसका आरंभ बाबर ने किया था। और जो बाबर की नीति थी उनको मुग़ल साम्राज्य के पतन के बाद भी आने वाले सभी शासकों ने उन नीतियों को अपनाया भी था। तो हम स्टार्ट करते हैं मुग़ल साम्राज्य। और मध्यकाल के किसी भी शासक के लिए भारतीय उपमहाद्वीप जैसे बड़े क्षेत्र पर जहां लोगों एवं संस्कृतियों में इतनी अधिक विविधताएं हों, शासन कर पाना कठिन है। फ्रेंड्स, हम इसमें से सभी इंपॉर्टेंट लाइन डिस्कस करेंगे। पहली बात थी कि भारत एक उपमहाद्वीप है और यहाँ विभिन्न संस्कृतियों के लोग रहते हैं, यहाँ अनेक विविधताएं हैं। और इतनी विविधताएं होने के बावजूद भी मुग़लों ने एक साम्राज्य की स्थापना की और साम्राज्य की स्थापना की और वह कार्य पूरा किया। इसके बाद आगे इम्पोर्टेंट पढ़ते हैं कि 17वीं शताब्दी में लगभग संपूर्ण महाद्वीप पर अधिकार प्राप्त कर लिया था। मुग़लों ने पूरे भारत उपमहाद्वीप पर अपना अधिकार प्राप्त कर लिया था और उन्होंने प्रशासन के ढांचे एवं शासन संबंधी जो विचार लागू किए थे वे उनके राज्य के पतन के बाद भी टिके रहे। अभी हमने डिस्कस किया था कि जो मुग़ल साम्राज्य में जितने भी शासक थे उनके जो शासन संबंधी विचार थे वो बहुत ही मजबूत थे। उन्होंने अपने शासन को, अपने प्रशासन को बहुत अच्छी नीतियों पर चलाया था और कुछ शासकों की नीतियाँ इतनी अच्छी थी कि मुग़ल साम्राज्य के पतन होने के बाद भी जो आगामी राजा थे, आगामी शासक थे, उन्होंने उन्हीं नीतियों को अपने राज्य प्रशासन के लिए भी अपनाया। अर्थात ये जो मुग़ल साम्राज्य था ये भारत के लिए एक राजनीतिक धरोहर थी जिसके प्रभाव से उपमहाद्वीप में उनके पश्चात आने वाले शासक अपने को अछूता ना रख सके। हम यहाँ पे एक लाइन पढ़ते हैं। फ्रेंड्स, आप सभी को पता है कि 15 अगस्त को हम अपना फ्रीडम डे, स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं, इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट करते हैं। और इस दिन दिल्ली के लाल किले से जो मुग़लों की धरोहर है और दिल्ली के लाल किले से जो हमारे भारत देश के प्रधानमंत्री हैं वो राष्ट्र के नाम एक संबोधन करते हैं, राष्ट्र को संबोधित करते हैं। यह आप देख सकते हैं, यहाँ पर लाल किले को दिखाया जा रहा है और इसी लाल किले की प्राचीर से ही हमारे देश के प्रधानमंत्री 15 अगस्त को देश के नाम एक संदेश देते हैं। फ्रेंड्स, अब हम आगे पढ़ते हैं मुग़ल कौन थे। मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि ये जो चैप्टर है ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है और हमें इसकी कोई भी लाइन छोड़नी नहीं है। हर एक लाइन को पढ़ना है, हर लाइन से एक क्वेश्चन बनता है। मुग़ल कौन थे? सबसे पहले हम पढ़ेंगे मुग़ल 2 महान शासक वंशों के वंशज थे। 2 शासकों के वंशज थे। अब 2 कैसे थे? माता की ओर से वे मंगोल शासक थे। माता की ओर से मंगोल शासक चंगेज खान जो चीन और मध्य एशिया के कुछ भागों पर राज्य करता था के उत्तराधिकारी थे, क्योंकि उनकी माता की तरफ से मंगोल शासक थे वो, और पिता की तरफ से वे ईरान, इराक, वर्तमान तुर्की के शासक तैमूर जिनकी मृत्यु 1404 में हुई उनके वंशज थे। तो ये किस किस के थे हमें याद रखना है। एक तो ये मंगोल और एक तैमूर, इन दोनों के वंशज थे ये जो शासक थे, मुग़ल शासक। परंतु मुग़ल अपने को मुग़ल या मंगोल कहलवाना पसंद नहीं करते थे। इस टाइटल को उन्होंने रिजेक्ट कर दिया। मंगोल कहलवाना उन्होंने अपने आप को बिल्कुल भी पसंद नहीं किया। ऐसा इसलिए था क्योंकि चंगेज खान से जुड़ी स्मृतियां सैकड़ों व्यक्तियों के नरसंहार से संबंधित थी। मीन्स वो अपने शासन को, राज्य को नरसंहार पर या किसी बुरी नीति पर आधारित होना पसंद नहीं करते थे। यही स्मृतियां मुग़लों के प्रतियोगियों उज़बेगों से भी संबंधित थीं। उज़बेग दूसरी तरफ मुग़ल तैमूर के वंशज होने पर गर्व का अनुभव करते थे। तैमूर उनके दादा परदादा
का जो वंश था उसमें उन्हें गर्व महसूस होता था, ज़्यादा इसलिए क्योंकि उनके महान पूर्वज 1398 में दिल्ली पर कब्जा कर लिया था। जो तैमूर थे उन्होंने 1398 में दिल्ली पर अपना अधिकार स्थापित कर लिया था। अब आगे बढ़ते हैं। तैमूर, उसके उत्तराधिकारी और मुगल सम्राटों का एक लघु चित्र। फ्रेंड्स, हमें यहाँ से बहुत ध्यान से पढ़ना है और बहुत बारीकी से क्वेश्चन बनते हैं इस चैप्टर से। तैमूर, अब हम यहाँ पे एक चित्र देखेंगे और इस चित्र में हमें दिखाया जा रहा है कि उसके दाहिने ओर उसका पुत्र मीरन शाह, जो प्रथम मुगल सम्राट बाबर का लकड़ दादा था। उसके बाद अबू सैद, बाबर के दादा। तैमूर की बाईं ओर सुल्तान मोहम्मद मिर्जा, बाबर के परदादा, और उमर शेख, बाबर के पिता। यहाँ हमें ये याद रखना है, अभी तक इसमें मोस्ट इम्पोर्टेंट लाइन आई है कि उमर शेख, बाबर के पिता का नाम क्या था? उमर शेख था। तैमूर के दाहिनी ओर ये तैमूर है, इनके दाईं ओर उसी क्रम से हुमायूं, जहांगीर और औरंगजेब बैठे हुए हैं। ये हमारा मुगल साम्राज्य का पूरा वंश था। अब हम आगे पढ़ते हैं। मुगल सैन्य अभियान। फ्रेंड्स, जो लाइन इम्पोर्टेंट नहीं है हम उन्हें छोड़ते चलेंगे, हम आगे बढ़ते चलेंगे। मुगल फौज अभियान पर मुगल शासक बाबर। अब इसमें हमें ये याद रखना है कि बाबर का समय कब से कब तक था। तो बाबर का जो समय था 1526 से 1530 तक था। 1526 से 1530 तक, जब 1494 में फरगना राज्य का उत्तराधिकार प्राप्त किया तो उसकी उम्र केवल 12 वर्ष की थी। हमें ये याद रखना है कि सबसे पहले जो बाबर थे वो फरगना राज्य के उत्तराधिकारी बने थे और उस समय उनकी उम्र केवल 12 वर्ष थी। मंगोलों की दूसरी शाखा उज्बेक के आक्रमण के कारण उसे अपनी पैतृक गद्दी छोड़नी पड़ी। अब मंगोलों की दूसरी शाखा थी, एक तो ये मंगोल थे जो तैमूर वंशी थे और दूसरे ही मंगोल थे उज्बेक थे। तो उज्बेकों ने उन पर आक्रमण किया मंगोलों पर, तो उनके आक्रमण के कारण उसे फरगना का राज्य छोड़ना पड़ा था। फरगना का राज्य जो उन्हें उत्तराधिकार में मिला था वो उसे छोड़ना पड़ा। अनेक वर्षों तक भटकने के बाद उसने 1504 में काबुल पर कब्जा कर लिया। उसने 1526 में दिल्ली के सुल्तान इब्राहिम लोदी को पानीपत में हराया। फ्रेंड्स, हमें डेट बहुत याद रखनी है, इम्पोर्टेंट लाइन है। 1526 में पानीपत का युद्ध हुआ था और वो किस किस के बीच में हुआ था? सुल्तान इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच में, जिसमें सुल्तान इब्राहिम लोदी हार गए थे और दिल्ली और आगरा को अपने कब्जे में कर लिया था। इसके बाद यहाँ कुछ ऐसा इम्पोर्टेंट नहीं है, हम आगे चलते हैं। इसमें यहाँ देखते हैं 16वीं शताब्दी में युद्धों में तोप और गोलाबारी का पहली बार इस्तेमाल किया गया। तो हमें पता है कि 16वीं सदी में कौन था हमारा शासक? बाबर द्वारा इसका प्रयोग किया गया और इसका सबसे पहला प्रयोग कहाँ गया था? पानीपत की पहली लड़ाई में प्रभावशाली ढंग से किया गया था, जिसमें कि इब्राहिम लोदी की हार हुई थी और बाबर ने मुगल साम्राज्य की स्थापना की थी। अब हम आगे चलते हैं फ्रेंड्स, ये पेज मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इसे हमें बहुत ध्यान से पढ़ना है। मुगल अभियान, प्रमुख अभियान और घटनाएं। ये मुगल साम्राज्य के जितने भी अभियान थे, घटनाएं थी, उन सभी का इसमें उल्लेख किया गया है। हमें इसे डेट सहित याद रखना है कि 1526 में, फिर 1527 में और 1528 में, मीन्स 1526, 27 और 28 तीनों साल में लगातार बाबर ने विजय प्राप्त की थी। तो वो हम पढ़ते हैं। 1526 में पानीपत के मैदान में इब्राहिम लोदी ने उसके अफगान शासकों को हराया था। ये उनकी पहली विजय थी, पानीपत का प्रथम युद्ध। दूसरा, 1527 में खानवा में राणा सांगा राजपूत राजाओं और उसके समर्थकों को हराया था। ये उनकी दूसरी विजय थी, खानवा का युद्ध। तीसरा, चंदेरी में राजपूतों को हराया था और अपनी मृत्यु से पहले दिल्ली और आगरा में मुगल नियंत्रण स्थापित कर दिया था। ये शासन है बाबर का। ये हमें डेट याद रखनी है, कब से कब तक है? 1526 से 1530 तक। अब हम इसके बाद आगे बढ़ते हैं। हुमायूं का शासनकाल 1530 से 1540 और 1555 से
56। हुमायूं ने 2 बार शासन किया था और एक बार युद्ध में हारने के बाद इन्होंने सफाविद की शरण ली थी। फिर उसके बाद दोबारा अपनी एक शक्तिशाली सेना एकत्रित की और फिर दोबारा से अपना शासन दिल्ली में स्थापित किया। इसे हम पढ़ते हैं। हुमायूं ने अपने पिता की वसीयत के अनुसार जायदाद का बंटवारा कर दिया। जैसे वसीयत में लिखा था उसी के अनुसार उसने बंटवारा कर दिया। प्रत्येक भाई को एक प्रांत मिला। उसके भाई मिर्जा कामरान की महत्वाकांक्षाओं के कारण, इसका भाई था, भाई का क्या नाम था, मिर्जा कामरान की महत्वाकांक्षाओं के कारण हुमायूं अपने अफगान प्रतिद्वंदियों के सामने फीका पड़ गया। और क्योंकि ये जो मिर्जा कामरान था इसने अपने भाई का साथ नहीं दिया, तो ये जो अफगानों से जब युद्ध हुआ तो हुमायूं उसमें हार गया। शेर खान ने हुमायूं को 2 बार हराया। शेर खान ने हुमायूं को 2 बार हराया, 1539 में चौसा के युद्ध में और 1540 में कन्नौज के युद्ध में। फ्रेंड्स, हमें ये डेट बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट है और सभी को पेन और कॉपी अपने साथ रखनी है और सभी इम्पोर्टेंट डेट उसमें लिखते जाना है। और अगर समझ में ना आए तो आप वीडियो को दोबारा भी देख सकते हो। तो 1539 में चौसा का युद्ध हुआ था और 1540 में कन्नौज का युद्ध हुआ था। इन पराजयों से उसे ईरान की ओर भागने के लिए बाध्य कर दिया। अब यहाँ से दिल्ली छोड़ के हुमायूं अपनी जान बचाता हुआ ईरान भाग गया। अब हम दूसरा देखते हैं। ये था 1530 से 1540 का उसका समय। अब 1555 से 1556 का। ईरान में हुमायूं ने सफाविद शाह की शरण ली। किसकी शरण ली थी? सफाविद शाह की। इम्पोर्टेंट लाइन है। उसने 1555 में दिल्ली पर पुनः कब्जा कर लिया, परंतु उससे अगले वर्ष ही एक इमारत की दुर्घटना में उसकी मृत्यु हो गई। अब हम आगे चलते हैं। अकबर के बारे में पढ़ते हैं। अकबर तो महान शासक था और इसका इतिहास भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। यहाँ से एक क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है। अकबर का शासनकाल था 1556 से 1605 तक। 13 वर्ष की अल्प आयु में अकबर सम्राट बना। हमें ये याद रखना है, अकबर सम्राट कब बने थे? 13 वर्ष की आयु में। उसके शासनकाल को 3 अवधियों में विभाजित किया जाता है। 1556 से 1570 के मध्य अकबर अपने संरक्षक बैरम खान, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, संरक्षक का नाम याद रखना है हमें, बैरम खान और अपने घरेलू कर्मचारियों से स्वतंत्र हो गया। उसने सूरी और अन्य अफगान और निकटवर्ती राज्यों मालवा, गोंडवाना और अपने सौतेले भाई मिर्जा हाकिम और उज्बेकों के विद्रोह को दबाने के लिए सैन्य अभियान किए थे। तो ये जो अकबर थे, इन्होंने अपने भाई, जो सौतेला भाई था मिर्जा हाकिम, उसको और उज्बेक के विद्रोहों को दबाने के लिए सैन्य अभियान किया था। 1568 में से सौदियों की राजधानी चित्तौड़ और 1569 में रणथंभौर पर कब्जा कर लिया था। फ्रेंड्स, हमें ये जो पैरा है वो इस तरह से पढ़ने हैं कि हमें इसकी डिटेल पूरी याद रहे, क्योंकि एक क्वेश्चन इस तरह से पूछा जाता है और उसके 4 ऑप्शन दे दिए जाते हैं और उनमें से ये पूछा जाता है कि कौन सा सही है या कौन सा गलत है। तो हमें अगर सारी डिटेल पता होगी तो हम तभी करेक्ट आंसर को सेलेक्ट कर पाएंगे। और जो एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं उनके आंसर ऐसा लगता है कि ये भी सही होगा, ये भी सही होगा, हो सकता है ये सही हो, तो इसलिए हम कंफ्यूज ना हो तो हमें लाइन टू लाइन डिटेल को पढ़ना है। तो हम आगे चलते हैं। 1570 में और 1585 के मध्य गुजरात के विरुद्ध सैनिक अभियान किए। इन्होंने, अकबर ने सैन्य अभियान किए थे जिसमें इन्हें सफलता प्राप्त हुई थी। इन अभियानों के पश्चात उसने पूर्व में बिहार, बंगाल और उड़ीसा में अभियान चलाए। मिर्जा हाकिम के पक्ष में हुए विद्रोह ने और अधिक जटिल कर दिया। तो हमें बस इसमें यही याद रखना है कि उन्होंने सैन्य अभियान किए तो वो किस किस के विद्रोह को दबाने के लिए किया। पहला था हमारा उज्बेकों का विद्रोह दबाने के लिए किया था। फिर इसने अपने भाई जो मिर्जा हाकिम थे उनके विद्रोह को दबाने के लिए किया था। और इसके बाद में इन्होंने बंगाल, बिहार और उड़ीसा में भी अभियान चलाए थे, सैन्य अभियान थे, गुजरात में भी चलाए थे। अब आगे चलते हैं। 3rd पॉइंट,
1585 से 1605 के मध्य अकबर के साम्राज्य का विस्तार हुआ। ये शासनकाल अकबर के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट था। उत्तर पश्चिम में अभियान चलाए। कहाँ अभियान चलाए इन्होंने? उत्तर पश्चिम में। सफाविदों को हराकर कांधार पर कब्जा किया। सफाविदों को हराना एक बहुत बड़ी जीत थी और कश्मीर को भी जोड़ लिया गया। मिर्जा हाकिम की मृत्यु के पश्चात काबुल को भी उसने अपने राज्य में मिला लिया था। किसको मिलाया था? काबुल को। दक्खन में अभियानों की शुरुआत हुई और बरार, खानदेश और अहमदनगर के कुछ हिस्सों को उसने अपने राज्य में मिला लिया। तो फ्रेंड्स, हमें ये किस तरह से याद रखना है? हमें एक तरफ डेट लिखते हुए जाना है। यहाँ पर जैसे हमने मान लीजिए यहाँ एक टॉपिक डाला अकबर, यहाँ उससे संबंधित सभी डेट लिखनी है। यहाँ पर हमें वो क्षेत्र लिखने जहाँ पर उसने सैन्य अभियान किए थे और सैन्य अभियान के पश्चात ये सभी उसकी विजय थी। ठीक है, तो हमें इस तरह से ट्रिक वाइज बना के नोट्स, तब हमें ये याद रखना है। अपने शासन के अंतिम वर्षों में अकबर की सत्ता राजकुमार सलीम के विद्रोहों के कारण लड़खड़ाई थी। इनके अपने बेटे थे राजकुमार सलीम, जो आगे चल के सम्राट जहांगीर कहलाया। यह हमें याद रखना है कि जहांगीर का बचपन का नाम क्या था? सलीम था। फ्रेंड्स, इसकी एक एक लाइन मोस्ट इम्पोर्टेंट है मुगल साम्राज्य की, तो इसलिए हम सारा डिटेल में पढ़ेंगे। अब आगे बढ़ते हैं जहांगीर के बारे में, सलीम के बारे में, जो कि बड़े होकर जहांगीर बने। जहांगीर ने अकबर के सैन्य अभियानों को आगे बढ़ाया। मेवाड़ के सिसोदिया शासक अमर सिंह ने मुगलों की सेवा स्वीकार की। इसके बाद सिखों, अहोम, अहमदनगर के खिलाफ अभियान चलाए जो पूर्णतः सफल नहीं हुए। जहांगीर के शासन के अंतिम वर्षों में राजकुमार खुर्रम, अब हमें यहाँ पे ये लाइन याद रखनी है कि जो सलीम थे वो किसके बेटे थे? अभी हमने किसका इतिहास पढ़ा? अकबर का। ठीक है, अकबर के बेटे सलीम। सलीम का आगे चल के नाम क्या हुआ? जहांगीर। जहांगीर, ठीक है। और इनका बेटा था, जहांगीर का बेटा खुर्रम, जो कि जिसका नाम क्या बना? शाहजहां। तो हमें इनका नाम बहुत अच्छे से याद रखना है। अब हम आगे पढ़ेंगे, जहांगीर के ही बारे में पढ़ेंगे अभी। जहांगीर के शासन के अंतिम वर्षों में राजकुमार खुर्रम, जो बाद में सम्राट शाहजहां कहलाए, के ने विद्रोह कर दिया। जहांगीर की पत्नी नूरजहां, इनका बहुत इतिहास में बहुत महत्व है। नूरजहां, इनका बचपन का नाम मेहरुन्निसा था और ये बहुत सुंदर थी। इनकी सुंदरता पर ही मोहित होकर जहांगीर ने इनके साथ शादी की थी। तो जहांगीर की पत्नी का नाम नूरजहां का मतलब भी वैसे ही हो गया कि पूरे जहान में जो सबसे अधिक सुंदर हो, वो नूरजहां थी। ये जहांगीर ने ही इनको नूरजहां नाम दिया था, वैसे इनका नाम मेहरुन्निसा था। नूरजहां ने शाहजहां को हंसिए पर धकेलने के प्रयास किए जो असफल रहे। अब हम पढ़ेंगे शाहजहां के बारे में। शाहजहां का शासनकाल था 1627 से 1658। फ्रेंड्स, ये जो डिटेल है ये थोड़ी कॉम्प्लेक्स है, लेकिन इससे हमें डरना नहीं है, घबराना नहीं है। अगर हम डेट वाइज नोट्स बनाएंगे इसके, एक साइड से जैसे हमने बीच में लिखा शासक का नाम, एक साइड से उसके विजय अभियान, सैन्य अभियान, और दूसरी तरफ से उसकी इम्पोर्टेंट बातें जैसे बाद में नाम क्या था, उनकी लाइफ हिस्ट्री में क्या हुआ, कौन कौन सी उन्हें विजय प्राप्त की। तो हम अगर शॉर्ट नोट बनाते चलेंगे साथ के साथ, तो हमें ये एग्ज़ाम टाइम में बहुत इजीली लर्न हो जाएगा। तो अब हम आगे पढ़ेंगे शाहजहां। दक्कन में शाहजहां के अभियान जारी रहे। अफगान अबिजात खान जहान लोदी ने विद्रोह किया और वह पराजित हुआ। अहमदनगर के विरुद्ध अभियान हुआ जिसमें बुंदेलों की हार हुई और ओरछा पर कब्जा कर लिया। अब इसके बाद यहाँ से इम्पोर्टेंट लाइन पढ़ते हैं। 1657 से 58 में शाहजहां के पुत्रों के बीच उत्तराधिकार को लेकर झगड़ा शुरू हुआ। इसमें औरंगजेब की विजय हुई और दारा सिकोह समेत उसके 3 भाइयों को मौत के घाट उतार दिया गया। अर्थात जो औरंगजेब था उसने अपने 3 भाइयों को मौत के घाट उतार दिया। शाहजहां और उसकी शेष जिंदगी के लिए आगरा में कैद कर दिया। फ्रेंड्स, ये इंपॉर्टेंट लाइन है। शाहजहां को कहाँ बंदी बना के रखा गया था? अंतिम समय में आगरा में बंदी बनाकर रखा गया था। अब हम औरंगजेब के बारे में पढ़ेंगे।
1663 में उत्तर पूर्व में अहोमों की पराजय हुई। अहोम राज्य था उत्तर पूर्व में, जिसको के औरंगजेब ने हरा दिया था, परंतु 1680 में पुनः विद्रोह कर दिया। उत्तर पश्चिम में यूसुफजई और सिखों के विरुद्ध अभियान को अस्थायी सफलता मिली। मारवाड़ में राठौर राजपूत ने मुगलों के खिलाफ विद्रोह किया। इसका कारण था कि उसकी आंतरिक राजनीति और उत्तराधिकार के मसलों में मुगलों का हस्तक्षेप। फ्रेंड्स, हम यहाँ पर ये इंपॉर्टेंट लाइन है, ये पढ़ेंगे। मराठा सरदार शिवाजी के विरुद्ध मुगल अभियान प्रारंभ में सफल रहे, परंतु औरंगजेब ने शिवाजी का अपमान किया। किसका अपमान किया था? शिवाजी का। और शिवाजी आगरा स्थित मुगल कैद खाने से भाग निकले। आगरा में जो इनका कैद खाना था, वहाँ पर शिवाजी को बंदी बना के रखा गया था, लेकिन वो वहाँ से भाग निकलने में सफल हुए। उन्होंने अपने को स्वतंत्र शासक घोषित करने के पश्चात मुगलों के विरुद्ध पुनः अभियान चलाए। अब यहाँ से इम्पोर्टेंट लाइन है, राजकुमार अकबर ने औरंगजेब के विरुद्ध विद्रोह किया। अब जो औरंगजेब थे, इनका बेटा था, उसका नाम भी अकबर था, तो उसने विद्रोह किया औरंगजेब के विरुद्ध, जिसमें उसे मराठों और दक्कन की सल्तनत का सहयोग मिला। अंततः वह सफाविद ईरान भाग गया। अब आगे पढ़ते हैं। अकबर के विद्रोहों के पश्चात औरंगजेब ने दक्कन के शासकों के विरुद्ध सेनाएं भेजी और फिर कहाँ कहाँ विजय प्राप्त की। 1685 में बीजापुर में, 1687 में गोलकुंडा, और इसके बाद इन दोनों राज्यों को अपने राज्य में मिला लिया था। फिर 1698 में औरंगजेब ने दक्कन में अब मराठों की नीति क्या थी? ये एक इम्पोर्टेंट लाइन है कि जो मराठों की नीति थी वो एक छापामार नीति थी, छापामार नीति का उपयोग करते थे और के विरुद्ध अभियान का प्रबंध स्वयं किया। औरंगजेब को उत्तर भारत के सिखों, जाटों और सतनामियों, उत्तर पूर्व में अहोम और दक्कन में मराठों के विद्रोह का सामना करना पड़ा और उसकी मृत्यु के पश्चात उत्तराधिकार के लिए युद्ध फिर से शुरू हो गया। जैसे पहले शुरू हुआ था, देखिए औरंगजेब ने उत्तराधिकार के लिए युद्ध किया था और अपने भाइयों को, दारा शिकोह समेत 3 भाइयों को इसने मार दिया था। तो इसके औरंगजेब के बाद भी इसके पुत्रों में भी उत्तराधिकार के लिए युद्ध आरंभ हो गया था। अब हम यहाँ पढ़ेंगे कि उत्तराधिकार की मुगल परंपराएं, कि उत्तराधिकार में एक परंपराएं थी कि ये जो मुगल थे ये ज्येष्ठाधिकार के में विश्वास नहीं करते थे। ज्येष्ठाधिकार का मतलब है कि जो पिता का बड़ा पुत्र होगा वही उत्तराधिकारी होगा राज्य का, लेकिन ये जो मुगल थे ये इस चीज़ में विश्वास नहीं रखते थे जिसमें ज्येष्ठ पुत्र अपने पिता के राज्य का उत्तराधिकारी होता है। इस चीज़ को ये नहीं मानते थे। इसके विपरीत इनका क्या नियम था? उत्तराधिकार में वे सहदायाद की मुगल और तैमूर वंशों की प्रथा को अपनाते थे। तो फ्रेंड्स, यहाँ से ये लाइन इम्पोर्टेंट है कि वो किस नीति को अपनाते थे। ये है सहदायाद की मुगल और तैमूर वंश की प्रथा को अपनाते थे। इस तरह से क्वेश्चन आ सकता है कि मुगलों के द्वारा उत्तराधिकार के लिए अपनाई जाने वाली नीति, तो 4 वो नाम दे दिए जाएंगे, जैसे ये है ज्येष्ठाधिकार और सहदयाद की मुगल, तैमूर वंशों की, मंगोलों के वंशों की, है ना। तो आपने सही आंसर याद रखना है कि जो मुगल थे वो उत्तराधिकार के लिए ज्येष्ठाधिकार वाला नियम नहीं अपनाते थे, बल्कि वो क्या करते थे? सहदयाद की नीति को अपनाते थे। और ये किसने दी थी? मुगलों की थी। और तैमूर वंश की प्रथा को अपनाते थे, जिसमें उत्तराधिकार का विभाजन समस्त पुत्रों में कर दिया जाता था, सभी पुत्रों में कर दिया जाता था। ठीक है, अब इसके बाद आगे पढ़ते हैं। फ्रेंड्स, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है। जहांगीर की माँ कच्छवा की राजकुमारी थी, ये लाइन हमें याद रखना है। इस तरह से पूछा गया था कि वो कौन सी राजकुमारी, कौन मुगल शासिकाएं थीं, महारानियां थीं जो कि हिंदू साम्राज्य से थीं। तो हमें याद रखना है, 2 थी। जहांगीर की माँ कच्छवा की राजकुमारी थी, वह अंबर वर्तमान में जयपुर के राजपूत शासक की पुत्री थी। अब एक ये है जहांगीर की माँ, दूसरा शाहजहां की माँ एक राठौर राजकुमारी थी, वह मारवाड़ जोधपुर के राजपूत शासक की पुत्री थी। तो हमें ये दोनों क्वेश्चन के दोनों पॉइंट इम्पोर्टेंट हैं, ये हमें याद रखने हैं।
अब हम इससे आगे चलते हैं, मुगलों के साथ अन्य शासकों के संबंध। तो फ्रेंड्स, इसमें आप सभी को पता होगा कि जो हिंदू साम्राज्य थे उन्होंने अपनी बेटियों के, जो राजपूतों का तो बहुत अच्छा उदाहरण है, ये अभी हमने पढ़ा कि जहांगीर की माँ भी राजपूत शासक की बेटी थी और शाहजहाँ की माँ भी एक राजकुमारी थी, वो भी राजपूत शासक की बेटी थी। तो राजपूतों ने अपनी बेटियों की विवाह मुगल साम्राज्य में किए, तो जिससे क्या हुआ, उनके आपसी संबंध बहुत अच्छे हो गए। और मुगलों के शासनकाल में, क्योंकि उनका शासन था मुगलों का, तो राजपूतों को बहुत बड़े बड़े पद दे दिए गए। मेवाड़ के सिसोदिया राजपूत लंबे समय तक मुगलों की सत्ता को स्वीकार करने से इनकार करते रहे। कौन? मेवाड़ के सिसोदिया राजपूत। परंतु जब वे हारे तो मुगलों ने उनके साथ सम्माननीय व्यवहार किया। ये उनकी बहुत अच्छी बात थी कि मुगलों ने जब राजपूत शासक हार गए तो उन्हें बंदी बनाकर नहीं रखा, बल्कि उनके साथ सम्माननीय व्यवहार किया। और यही उनकी नीति थी। इसी नीतियों के बल पर जो मुगल साम्राज्य था आगे चलता रहा था। उन्हें उनकी जागीर वतन जागीर के रूप में वापस कर दी। जो भी उनकी जागीर थी, मीन्स राज्य थे, हराने के बाद उनके राज्य उन्हें वापस कर दिए। परंतु अपमानित न करके बीच सावधानी से बनाए गए संतुलन की वजह से मुगल साम्राज्य के अनेक शासकों और सरदारों पर अपना प्रभाव बढ़ा हुआ पाया। इसका मतलब है कि उन्होंने एक दूसरे के साथ अच्छे संबंधों को कायम रखा। अब हम इससे आगे पढ़ेंगे मनसबदार और जागीरदार। फ्रेंड्स, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा चुका है कई बार, तो हम इसे पढ़ते हैं। मनसबदार और जागीरदार। जैसे जैसे साम्राज्य में विभिन्न क्षेत्र सम्मिलित होते गए, वैसे वैसे मुगलों ने तरह तरह के सामाजिक समूहों के सदस्यों को प्रशासन में नियुक्त किया। किसको नियुक्त किया? उन्हीं लोगों को जिनके साथ के उनके संबंध अच्छे होते चले गए। शुरू में ज़्यादातर सरदार तुर्की तुरानी होते थे। तुर्की का मतलब तुरानिया, जैसे सब कभी कभी पेपर में शब्दार्थ पूछ लिए जाते हैं। तुरानी, अब जैसे तुर्की तो सभी को पता चल रहा है कि तुर्क देश है एक, तो फिर पूछा जाएगा कि तुरानी, इसका अर्थ क्या है, ये किस शब्द से मिलकर बना है या किस शब्द से निकला है, तो हमें फिर याद रखना है तुर्की है इसका आंसर। लेकिन अब इस छोटे समूह के साथ साथ उन्होंने शासक वर्ग में ईरानियों, भारतीय मुसलमान, अफगान, राजपूत, मराठे और अन्य समूहों को सम्मिलित किया। और ये लाइन मोस्ट इम्पोर्टेंट है कि मुगलों की सेवा में आने वाले नौकरशाह मनसबदार कहलाए। अब जैसे ये मनसबदार हैं, तो हम इस तरह से क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि मनसबदार किसे कहा जाता था। तो बहुत सारे 4 टॉपिक दे दिए जाएंगे कि जो राज्यों के शासक होते थे उन्हें मनसबदार कहते थे, या जो मुगलों की सेवा में आने वाले नौकरशाह थे उन्हें मनसबदार कहते थे, या जमींदारों को कहते थे। तो इस तरह से मतलब 4 टॉपिक दे दिए जाएंगे। तो हमें याद रखना है कि मनसबदार कौन थे? मुगलों की सेवा में आने वाले नौकरशाहों को मनसबदार कहा जाता था। अब हम ये पढ़ेंगे कि मनसबदार किसके लिए प्रयोग हुआ। नौकरशाह तो थे, लेकिन वो थे कौन? मनसबदार शब्द का प्रयोग एक ऐसे व्यक्तियों के लिए होता था जिन्हें कोई मनसब यानी कोई मनसब का मतलब हुआ सरकारी नौकरी, सरकारी हैसियत या पद मिलता था। यह मुगलों द्वारा चलाई गई श्रेणी व्यवस्था थी जिसके जरिए पद, वेतन और सैन्य उत्तरदायित्व निर्धारित किए जाते थे। फ्रेंड्स, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। अब देखिए, इसमें 3 टॉपिक दिए हुए हैं, 4th कुछ भी बना के दे देंगे, तो हमें उसका सही सिलेक्शन करना होगा कि 4th कौन सा नहीं है। अब इसके लिए क्या क्या चीज़ें ज़रूरी थी? पद, वेतन और सैन्य उत्तरदायित्व। तो हम यहाँ पढ़ रहे थे पद, वेतन और सैन्य उत्तरदायित्व। ये वो चीज़ें थी जो कि मनसबदारों को प्रदान की जाती थी। अब इसमें जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है, जहाँ से क्वेश्चन बनता है, वो लाइन हम पढ़ेंगे कि जो जात की संख्या, इनको जात या पद भी दिया जाता था, तो जात की संख्या जितनी अधिक होती थी, दरबार में अभिजात की प्रतिष्ठा उतनी ही बढ़ जाती थी और उसका वेतन भी उतना ही बढ़ जाता था। यहाँ पर ये देखेंगे कि अभिजातों का दर्जा, अब अभिजातों का दर्जा 1000 जात वाले अभिजात से ऊंचा था। किसका?
5000 जात वाले, अब इसमें हमें जात की श्रेणियां पढ़नी है। जिसकी जितनी अधिक जात होती थी उसका उतना ही अधिक महत्व होता था। तो 5000 जात वाले अभिजात का दर्जा 1000 जात वाले अभिजातों से ऊंचा होता था। नेचुरल सी बात है, इसके पास 5000 जात है, इसके पास 1000 है, तो इसका ऊंचा दर्जा होता था। और अकबर के शासनकाल में 29 ऐसे मनसबदार थे, यह हमें याद रखना है। कितने मनसबदार थे? 29, जो 5000 जात की पदवी के थे। और औरंगजेब के शासनकाल तक ऐसे मनसबदारों की संख्या 79 हो गई, मतलब कि उनकी संख्या आगे बढ़ती चली गई। इसका अर्थ यह हुआ कि राज्य का खर्चा बढ़ गया। ये नीति सही नहीं थी। जो सैन्य उत्तरदायित्व तो मनसबदारों को सौंपे जाते थे, उन्हीं के अनुसार उन्हें घुड़सवार रखने पड़ते थे। मनसबदार अपने सवारों को निरीक्षण के लिए लाते थे। वे अपने सैनिकों के घोड़ों को दगवाते थे और सैनिकों का पंजीकरण भी करवाते थे। ये हम किसके बारे में पढ़ रहे हैं अभी? मनसबदारों के बारे में। वो अपने घोड़ों को दगवाते थे और सैनिकों का पंजीकरण करवाते थे। इन कार्यवाहियों के बाद ही उन्हें सैनिकों को वेतन देने के लिए धन मिलता था। राज्य से जो उन्हें राजकोष से धन दिया जाता था वो कब मिलते थे? जब वो अपने घोड़ों को दगवा लेते थे, मतलब कि पहचान हो जाती थी कि ये उनके मनसबदार हैं, और सैनिकों का पंजीकरण डाटा सारा लिखवा देते थे, तभी उनको वहाँ से राजकोष से सैलरी मिलती थी। मनसबदार अपना वेतन राजस्व एकत्र करने वाली भूमि के रूप में पाते थे, जिन्हें जागीर कहते थे। अब हमें ये इंपॉर्टेंट वर्ड है जागीर। तो जागीर क्या थी? जो मनसबदार अपना वेतन राजस्व एकत्र करने वाली, और उन्हें वेतन कहाँ से मिलता था? उस भूमि से जहाँ से वो कर एकत्रित करते थे, राजस्व एकत्रित करते थे, और वो जो भूमि होती थी उसे क्या कहते थे? जागीर कहा जाता था। फ्रेंड, जो तकरीबन इक्ताओं के समान थी। फ्रेंड्स, हमने पहले पढ़ा था इक्ता के बारे में पढ़ा था। और इसी तरह से जो भूमि है, मनसबदारों को जो भूमि दी जाती थी उसे जागीर कहते थे। मनसबदार मुक्तियों से भिन्न अपने जागीरों पर नहीं रहते थे, उन पर ही प्रशासन करते थे। उनके पास अपनी जागीरों से केवल राजस्व एकत्रित करने का अधिकार था। तो हम ये लाइनें क्यों पढ़ रहे हैं? इस तरह से क्वेश्चन आ सकता है कि मनसबदारों के बारे में सही या तार्किक लाइनों का चुनाव करें। तो उसमें 4 लाइन दे दी जाएंगी और नीचे ऑप्शन आएगा ए करेक्ट है, या ए और बी सही है, या ए बी सी तीनों सही हैं, या ए बी सी डी चारों सही हैं। तो हमें अगर सारी लाइनें पता होंगी तो हम सही आंसर तभी दे पाएंगे। तो इसलिए हम मनसबदारों के बारे में डिटेल में पढ़ रहे हैं। तो मनसबदार मुक्तियों से भिन्न अपने जागीरों पर नहीं रहते थे और ना ही उन पर प्रशासन करते थे। उनके पास अपनी जागीर से केवल राजस्व एकत्रित करने का अधिकार था। और उस भूमि को क्या कहा जाता था? अभी हमने डिस्कस किया था, जागीर कहा जाता था। यह राजस्व उनके नौकरों के उनके लिए एकत्रित करते थे, जबकि वे स्वयं किसी देश के किसी अन्य भाग में सेवारत रहते थे। तो अब हम आगे पढ़ेंगे। अकबर के शासनकाल में इन जागीरों का सावधानी पूर्वक आकलन किया जाता था, ताकि राजस्व मनसबदार के वेतन के तकरीबन बना रहे। मीन्स ये जो जागीर थी, इन सभी की देखरेख की जाती थी। इनका पूरा डिटेल में राजा को सारी सूचनाएं दी जाती थी, जिससे कि जो राजस्व है वो मनसबदार के वेतन के अनुसार ही मिलता रहे। औरंगजेब के शासनकाल तक पहुंचते पहुंचते स्थिति बहुत अधिक बदल गई थी। अप्राप्त राजस्व मनसबदार के वेतन से बहुत कम था, क्योंकि मनसबदारों की संख्या ज़्यादा हो गई थी। हमने अभी पढ़ा था कि अकबर के समय में सिर्फ 29 थे और औरंगजेब के समय तक आते आते बहुत अधिक संख्या बढ़ गई थी। तो क्या हुआ? उनके वेतन में कमी होने लगी थी। मनसबदारों की संख्या में भी अत्यधिक वृद्धि हुई, जिसके कारण उन्हें जागीर मिलने और पहले एक लंबा इंतजार करना पड़ता था। इन सभी कारणों से जागीरों की संख्या में कमी हो गई। फलस्वरूप जागीरदार जागीर रहने पर यह कोशिश करते थे कि वे जितना राजस्व वसूल कर सकें कर लें। तो वो अधिक से अधिक राजस्व वसूल करने लगे। इससे क्या हुआ कि वहाँ की जनता भी विद्रोह करने लगी थी। और अपने शासनकाल के अंतिम वर्षों में औरंगजेब इन परिवर्तनों पर नियंत्रण नहीं रख पाया था। इस कारण किसानों को अत्यधिक मुसीबतों का सामना करना पड़ा। तो फ्रेंड्स, हमारा वीडियो बहुत अधिक बड़ा हो गया है और ये चैप्टर काफ़ी बड़ा है, तो हम इसके आगे की डिटेल पार्ट 2 में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, गुड लक टू ऑल ऑफ यू।